हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम राहुल राज, जो कि आपको पता ही है। तो आपकी जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो सीरीज़ लेके आया हूँ, मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स करवा रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस स्टडी क्लास 12th के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूँ। मैंने इससे पहले बिजनेस स्टडी के चैप्टर का सिलेबस पूरा करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपकी केस स्टडी का पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स करवा रहा हूँ। और इससे पहले मैं आपके पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं और हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, और ये सीरीज़ मैं आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ, आपको पता ही है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके चैप्टर 2 प्रबंध के सिद्धांत के ऊपर जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, प्रबंध के सिद्धांत नहीं हैं। इनमें से बताना है आपको कि प्रबंध के सिद्धांत कैसे नहीं हैं। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत आपको पता है कि सार्वभौमिक भी हैं, लोचपूर्ण भी हैं, व्यवहारिक भी हैं। लेकिन क्या है, प्रबंध के सिद्धांत संपूर्ण नहीं है अभी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रबंध के सिद्धांत संपूर्ण नहीं है। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? ऑप्शन है आपका प्रयोगशाला में, ऑप्शन बी प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ऑप्शन सी ग्राहकों के अनुभव द्वारा, या ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान के द्वारा। ठीक, तो जो प्रबंध सिद्धांतों की रचना की जाती है वो प्रबंधकों के अनुभव द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो आइए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रबंध के सिद्धांत हैं, कैसे हैं ये बताना है आपको। स्थैतिक है, गतिशील है, कठोर है, या सही है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि प्रबंध के सिद्धांत कठोर तो नहीं है। ठीक, और समय अनुसार इन्हें बार बार बदलना ही पड़ता है, इसलिए सही भी नहीं हो सकता। इस ऑप्शन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रबंध के सिद्धांत गलत हैं, प्रबंध के सिद्धांत सही हैं, लेकिन वातावरण के अनुसार वो गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं होगा। और स्थैतिक तो होता ही नहीं है। ठीक, स्थैतिक का मतलब यहाँ पर स्थित है। ठीक है, स्थैतिक का मतलब स्थिर। तो ऑप्शन बचा आपका बी, गतिशील। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या है? गतिशील सिद्धांत हैं। और क्यों है? क्योंकि इन्हें वातावरण के अनुसार चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, सॉरी। ठीक है, हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा कि हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ठीक है, याद रखिएगा, हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टेलर व हेनरी फ्यूल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इन दोनों के संबंध में गलत है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है आपका, फ्यूल एक खनन इंजीनियर था जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर था। ठीक, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, फ्यूल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो फ्यूल के सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत है जबकि टेलर के सिद्धांत हैं वो विशेष परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। ठीक है, तो ये जो है उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये है। और बाकी के जो तीनों हैं, फ्यूल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा हुई है, जबकि टेलर के सिद्धांत की रचना परीक्षण पर हुई है। ठीक है, ये भी सही है। फ्यूल के सिद्धांत प्रबंध के शीर्ष पर लागू होते हैं। ठीक है, शीर्ष स्तर पर, मतलब कि जो फ्यूल के सिद्धांत है वो उच्च स्तर पर लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत कारखाने में उत्पादन कार्य पर लागू होते हैं। ये बात भी सही है। तो जो आपके ऑप्शन ए, सी और डी हैं, ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन हमको प्रश्न में बताना है कि असत्य कौन सी है, इन दोनों के बारे में गलत बात कौन सी बताई गई है। तो वो ऑप्शन बी है कि जो फ्यूल के सिद्धांत विशेष परिस्थिति में लागू होते हैं और टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक है। ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि फ्यूल के सिद्धांत सार्वभौमिक है और टेलर के सिद्धांत विशेष परिस्थिति में होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं।
वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, वैज्ञानिक प्रबंध में कितना विश्लेषण किया जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध में आपका 75% विश्लेषण किया जाता है। देखा जाता है कि जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी सही बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, समय सही ले रहे हैं नहीं ले रहे, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ का विश्लेषण किया जाता है, जो कि जिसकी प्रतिशत कितनी है? 75% इसमें विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन कैसा होता है ये बताना है। ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी सामान्य या कोई नहीं। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है वो अधिकतम होता है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन अधिकतम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों को उनको उत्पादन के आधार पर वेतन दिया जाता है, ठीक है। इसलिए हर कर्मचारी ज़्यादा वेतन पाने के लिए वो ज़्यादा उत्पादन करते हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकतम उत्पादन होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इस साल के पेपर में यानी कि 2022 के पेपर में ये प्रश्न 100% पूछे जाने वाले हैं। अगर आप 12th क्लास के बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ऐसे ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो से नोटिफिकेशन मिस ना रहे। तो चलिए वीडियो को आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध कब आरंभ हुआ? वैज्ञानिक प्रबंध कब आरंभ हुआ? तो जो वैज्ञानिक प्रबंध है आपका 1913 में आरंभ हुआ था, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध 1913 में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? आपको पता होगा कि वैज्ञानिक प्रबंध किसके हैं, तो उसके जन्मदाता भी वही होगा। कौन है? F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध F.W. टेलर, क्योंकि आपके जो चैप्टर में दो ही सिद्धांत दे रखे हैं, पहला हेनरी फ्योल का और दूसरा F.W. टेलर का। तो हेनरी फ्योल के सिद्धांत तो आपको पता ही है 14 हैं, और जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं वो टेलर के हैं, तो इसका आंसर आपका टेलर होगा। तो आइए अगले प्रश्न पर। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन बी शोषण होता है, ऑप्शन सी लाभ होता है, ऑप्शन डी हानि होता है। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को लाभ होता है। क्यों लाभ होता है? कि उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर मिलती है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, इसमें विश्लेषण बहुत होता है। 75% तक इसमें क्या होता है? विश्लेषण किया जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसको बनाने में कितना टाइम लगा, कितना खर्चा आया, ठीक है। बहुत सारे विश्लेषण किए जाते हैं जिनकी परसेंटेज 75% होती है। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं को क्या होता है? लाभ होता है। किससे होता है? वैज्ञानिक प्रबंध से, ठीक है। याद रखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को लाभ होता है। अगला प्रश्न, नीति निर्धारण कार्य। नीति निर्धारण कार्य कौन से स्तर का है? कौन से स्तर का है? उच्च स्तरीय प्रबंधकों का है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रबंध के सिद्धांत हैं सार्वभौमिक हैं, लोचपूर्ण है, गतिशील हैं, सभी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हेनरी फ्योल एक डैश थे। हेनरी फ्योल एक क्या थे आपको ये बताना है। तो जो हेनरी फ्योल थे वो वैज्ञानिक थे? नहीं। लेखापाल थे? नहीं। वो क्या थे? खनन इंजीनियर थे, ठीक। हेनरी फ्योल खनन इंजीनियर थे और जो टेलर था वो उत्पादन इंजीनियर था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कर्मशाला अनुशासक के क्या कार्य हैं? कर्मशाला अनुशासक का मतलब है यहाँ पर कार्यस्थल प्रबंधक, ठीक। कार्यस्थल प्रबंधक के क्या कार्य हैं? ऑप्शन ए झगड़ों का निपटारा करना, ऑप्शन बी कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। दोनों ही ये कार्य जो हैं कि कार्यस्थल प्रबंधक के हैं। अगला प्रश्न, मानसिक कार्य से डैश है। मानसिक कार्य से डैश है, क्या है? थकान नहीं होती, थकान होती है या भूख लगती है? तो मानसिक कार्य से हमें थकान होती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के डैश है। मालिकों के डैश है। ऑप्शन ए हित में है, ऑप्शन बी पक्ष में है, ऑप्शन सी विपक्ष में है, या ऑप्शन डी हित और पक्ष दोनों में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है आपका, हित और पक्ष दोनों में ही है। क्योंकि जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है इसमें कर्मचारियों को एक तो उनको वेतन उनके उत्पादन के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। इनमें हर एक चीज़ पे क्या है कि कर्मचारियों के ऊपर जोर दिया जाता है, ठीक है। अगर उनको रेस्ट लेना है तो कितना लेना है, ठीक है। उनकी काम करने की गति कितनी होनी चाहिए, वो कितना आराम करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
तो उनको कितना समय लेंगे वो प्रोडक्ट को बनाने में, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका विश्लेषण किया जाता है। इसलिए ये कर्मचारियों के हित में नहीं होता, ठीक है। जो वैज्ञानिक प्रबंध है ये मालिकों के हित में होता है और इन्हीं के पक्ष में भी होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हित और पक्ष दोनों। वैज्ञानिक प्रबंध हमेशा मालिक के हित में ही होता है और पक्ष में भी होता है। तो अगला प्रश्न, आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत को दर्शाता है? आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत को दर्शाता है, आपको ये बताना है। आपस में सहयोग से की जाने वाली कार्यों को वैज्ञानिक प्रबंध में कौन सा प्रबंध है ये बताना है। तो पहला है आपका नियोजन की तर्थवाद, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। ऑप्शन सी, मित्रता ना कि मतभेद। नहीं, तो क्या होगा, सहयोग से काम किया जा रहा है तो ऑप्शन बी सहयोग ना कि व्यक्तिवाद होगा, ठीक है। मित्रता ना कि मतभेद का मतलब तो ये होता है कि आपस में मतभेद भेदभाव एक दूसरे से ना करें, मित्र बनकर रहें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मित्रता की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सहयोग की बात की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? जनरल एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल पुस्तक जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है एडविन एम रॉबिन्स, हेनरी फ्यूल, एफ.डब्ल्यू. टेलर और पीटर। तो जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक है वो आपकी हेनरी फ्यूल से संबंधित है। हेनरी फ्यूल ने इसको लिखी थी, ठीक है। अगला प्रश्न, फ्यूल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित की? आ गया अगला प्रश्न ये है, ठीक है। तो इसने कब प्रकाशित की थी इस पुस्तक को, आपको ये बताना है, ठीक है। तो फ्यूल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को पुस्तक को 1916 में प्रकाशित किया था। कब किया था? 1916 में, ठीक है। याद रखिएगा कि 1916 में इसने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस भाषा में है? तो अब आपको पता है कि ये किसने लिखी है, फ्यूल ने लिखी है। तो अब फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंच में हुआ था, तो लिखी भी फ्रेंच भाषा में ही होगी, ठीक है। क्योंकि फ्रेंच का था ना, फ्यूल तो फ्रेंच का था, तो सीधी सी बात है फ्रेंच भाषा में ही लिखेगा, नेपाली हिंदी में तो लिखेगा नहीं, ठीक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, समय अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है। समय अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके लिए क्या उपयोग करते हैं? उसके लिए हम स्टॉप वॉच का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्टॉप वॉच का। अगला प्रश्न, हेनरी फ्यूल का जन्म किस वर्ष में हुआ था? हेनरी फ्यूल का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो जो हेनरी फ्यूल का जन्म है आपका 1841 में हुआ था। याद रखिएगा, हेनरी फ्यूल का जन्म 1841 में हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न, हेनरी फ्यूल की मृत्यु किस वर्ष में हुई? हेनरी फ्यूल का मृत्यु किस वर्ष में हुआ, ठीक है। तो जो हेनरी फ्यूल का मृत्यु हुआ वो 1925 में हुआ था। याद रखिएगा, हेनरी फ्यूल की मृत्यु 1925 में हुई थी और जन्म 1841 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, हेनरी फ्यूल के प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादन किए? हेनरी फ्यूल ने कितने सिद्धांत दिए हैं? आपको पता ही होगा कि हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। प्रशासनिक प्रबंध को किसने प्रस्तुत किया था ये बताना है आपको। तो टेलर ने प्रशासनिक तो किया नहीं था, इसका तो उत्पादन था। टेरी के बारे में हमारे चैप्टर में है नहीं, तो बचा कौन? फ्यूल। तो फ्यूल ने प्रशासनिक प्रबंध को क्या किया था? प्रस्तुत किया था, ठीक है। इस तरीके से हम ऑप्शन को देखकर भी आंसर करेक्ट ढूंढ सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको पता है यहाँ कि टेलर का क्या था? उत्पादन कारखाना था। टेरी के बारे में चैप्टर में हमारे है नहीं, तो बचा कौन? फ्यूल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्यूल होगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ? वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ? तो जो वैज्ञानिक प्रबंध था आपका 1913 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1913 में। याद रखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध 1913 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों में डैश है। जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो भारत के उद्योगों के लिए क्या है? पक्ष में है, विपक्ष में है या दोनों में ही है? तो जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो भारत के पक्ष में है। क्यों पक्ष में है? क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग भरे हैं जो कि काम करने से बचना चाहते हैं, ठीक है। आलस भरा पड़ा उनमें, तो इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध है जो वो भारत के पक्ष में है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। कौन सा प्रबंध विचारक था जिसने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा? ठीक है,
कौन सा प्रबंध विचारक था जिसने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा? टेरी के बारे में हमारे चैप्टर में है नहीं, ठीक है। टेलर का था उत्पादन का, तो बचा कौन? फ्यूल। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा फ्यूल। फ्यूल ने क्या किया कि प्रबंध को इसके कार्यों के आधार पर देखा, ठीक है। अगला, टेलर का पूरा नाम क्या है? ठीक है, टेलर का पूरा नाम क्या है? फैंस विस्लो टेलर नहीं है, फार्म विस्लो टेलर नहीं है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये करेक्ट आंसर है। टेलर का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म कब हुआ? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म 1856 में हुआ था, याद रखिएगा 1856 में हुआ था। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में डैश होता है। जब वैज्ञानिक प्रबंध को हम लागू करते हैं तो उससे हमारे उत्पादन में क्या होता है? वृद्धि होती है, ठीक है। कमी नहीं आती, क्या होती है? वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों को उनके उत्पादन के आधार पर उनको वेतन दिया जाता है, जिससे कि कर्मचारी ज़्यादा वेतन लेने के लिए ज़्यादा उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसे कहा जाता है? जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो किसने दिया है? टेलर ने दिया है, तो इसके पिता कौन होंगे? टेलर होंगे, FW टेलर। अगला प्रश्न, गति अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है। जब हम गति का अध्ययन करते हैं तो उस समय हम क्या उपयोग करते हैं? तो उस समय हम फोटोग्राफिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फोटोग्राफिक, जिसमें हम गति का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, गति अध्ययन के लिए हमेशा फोटोग्राफिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोग किए गए, वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोग किए गए कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं? समय अध्ययन, थकान, गति अध्ययन। वैज्ञानिक प्रबंध में तो तीनों ही प्रयोग किए गए हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन विभाग में कौन कौन से आते हैं ये बताना है। टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उत्पादन विभाग के अंदर ये तीनों चीजें ही आती हैं, ठीक है। तो आपकी आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। टोटल 35 प्रश्न थे जो कि आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड थे, वो सभी मैंने आपको कराए। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको नए लगे होंगे और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि जिससे हम मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।